हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश का जो सीरीज चल रहा है, इसका हम लोग पार्ट 2 देखने वाले। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं, वो भी उसके देखने के बाद भी ये भी समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की जो है विशेषताएँ के बारे में। कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, हम लोगों को मालूम है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कब बना। आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम पीछे की वीडियो में बढ़ा चुके हैं। और नहीं तो हम बता देते हैं कि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश जो 1956 में बना था, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की विशेषता क्या क्या होती है। बात करते हैं कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के आधार पर जो है दिल्ली को जो है एनसीआर नाम दिया गया है। यह बात ध्यान रखिए कि 69 अमेंडमेंट, इसको आप अंडरलाइन या फिर हाईलाइटर से इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि 69 अमेंडमेंट 1991 के आधार पर हम बात करते हैं कि दिल्ली को जो है एनसीआर जो है नाम दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि 1992 में जो है इसको जो है राष्ट्रीय राजधानी जो है घोषित किया गया था, ठीक है। अगर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम बात करते हैं कि कौन सी वायसराय के कार्यकाल के दौरान जो है दिल्ली जो है राजधानी मतलब कि जो है स्थापित किया गया था, हस्तांतरित किया गया था कलकत्ता से, ठीक है। और कौन सी कांग्रेस का अधिवेशन था, आप कमेंट करके बता सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा कि हाँ आपको जो है एक तरह से नॉलेज है, ठीक है। ऐसे मॉडर्न पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। लेकिन ब्रिटिश काल में भी जो है एक तरह से जो कलकत्ता से जो है दिल्ली जो है राजधानी ट्रांसफ़र हुआ था। और हम ये टाइम पीरियड में बता सकते हैं कि 1900 से लेके और 1950 के बीच में है, इतना टाइम बता सकते हैं। चलिए उस सब की बात के बाद में देखते हैं, यहाँ पर ध्यान देते हैं। दिल्ली में बात करते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में हम बात करते हैं प्रशासन जो होता है एक तरह से उपराज्यपाल द्वारा होता है, ठीक है। पीछे की वीडियो हम बता चुके हैं कि उपराज्यपाल क्या होता है। उपराज्यपाल हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो एक तरह से जो प्रशासक होता है, जिसको अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। तो उसी में से एक है उपराज्यपाल। पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, उसमें हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं कि विधानसभा और मंत्रिमंडल की व्याख्या जो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में हम बात करते हैं कि क्या है कि विधानसभा भी है और मंत्रिमंडल की जो है व्यवस्था है। और मंत्रिमंडल में बात करते हैं कितने सीट हैं, तो 70 सीटें हैं। ध्यान देने वाली कि 70 सीट हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में हम बात करते हैं कि जो सदस्य का जो चुनाव होता है वह जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो पहले जिसका ज़्यादा वो विजेता, ऐसे मान सकते हैं। जो पहले या फिर जिसका ज़्यादा वो विजेता बन सकते हैं। सिंपल सी बात में हम कहते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की जो सदस्य का जो है चुनाव होता है। बात करते हैं कि संसद द्वारा बनाया गया कानून जो है हर स्थिति में जो है या फिर हर परिस्थिति में जो है लागू होगा। यानी कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जो है अगर संसद किसी प्रावधान पर कानून बनाता है तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून जो हर परिस्थिति में जो है लागू होगा। हालांकि दिल्ली के हमने पीछे की वीडियो में बताया था कि दिल्ली के विधानमंडल भी जो है एक तरह से इस पर कानून बना सकता है, लेकिन संसद की जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि जो कानून होता है वो जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। मंत्रिमंडल की बात करते हैं, कुल सदस्यों की संख्या जो है 10% होनी चाहिए। बात करते हैं कि 10% किसका होना चाहिए। ये जो है मंत्रिमंडल के जो कुल सदस्यों की संख्या हम बात करते हैं कि 10% होना चाहिए, ठीक है। 10% करने का मतलब कि जितने सदस्य हैं सदस्य का जो है 10% होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है किया जाता है। अरे यार कुकर इग्नोर कीजिएगा, कुकर की थी, ठीक है। बात करते हैं कि व्यक्तिगत रूप से जो है मंत्री जो है राष्ट्रपति के जो प्रति उत्तरदायी होते हैं। अरे नहीं दिख रहा है क्या? देखो, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वही हम बात करते हैं कि मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से जो है राष्ट्रपति महोदय के जो है प्रति उत्तरदायी होते हैं। वही हम बात करते हैं कि मंत्रिमंडल, ये दोनों में कन्फ्यूजन है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत से, ठीक है। वही बात करते हैं कि मंत्रिमंडल जो सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के जो है लोकसभा नहीं विधानसभा के प्रति जो है प्रति उत्तरदायी होते हैं। हालांकि हमारे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जो है विधानसभा का जो प्रावधान दिया गया था, पिछले हम बताए थे पीछे की वीडियो में कि 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर जो है विधानसभा का जो प्रावधान दिया गया है, जिसमें हम बात करते हैं दिल्ली हो गए, पुडुचेरी हो गए और जम्मू कश्मीर हो गए,
ठीक है। तो वही हम बात करते हैं कि मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ इसमें जो है नोट में लिखे हुए हैं, उसको अच्छा से पढ़ लेते हैं, ये जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। दिल्ली में जो है उपराज्यपाल को जो सलाह जो है मंत्रिपरिषद देती है। ठीक है, ये जो बात करते हैं कि जो उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये फिर से बता रहे हैं कि ये हमारे जो अदर स्टेट में जो राज्यपाल होते हैं उसका उपराज्यपाल नहीं होता। ये जो राष्ट्रपति का जो एक प्रशासक होते हैं, जिसको नाम दिया जाता है, अलग अलग नाम दिया जाता है, प्रशासक हो गए, ठीक है, राज्यपाल, उपराज्यपाल हो गए, और एक और नाम था जो कि मुझे माइंड में नहीं आ रहा है, मुख्य आयुक्त हो गए। तो राष्ट्रपति जो है अपने प्रशासक को जो नाम देते हैं। ठीक है, तो यही जो बात करते हैं कि दिल्ली में जो उपराज्यपाल को सलाह जो है मंत्रिपरिषद देती है। ठीक है, दिल्ली में उपराज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति पर जो है अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधानसभा का जो है सत्र न चलता हो। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दिल्ली में क्या होता है कि उपराज्यपाल राष्ट्रपति के जो है अनुमति पर जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब वहाँ का क्या हो कि विधानसभा का जो है सत्र न चलता हो। तब क्या कर सकते हैं कि उपराज्यपाल जो है वहाँ पर जो है अध्यादेश जो है जारी कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति के जो है सिफारिश पर या फिर राष्ट्रपति के जो है अनुमति पर कि हाँ हम अध्यादेश जारी करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो विधानसभा का जो है सत्र नहीं चल रहा है। हालांकि हमने राष्ट्रपति के बारे में भी हम पढ़े थे कि राष्ट्रपति अपना अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं, और आप हमें आर्टिकल बता सकते हैं कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करने की कौन सी आर्टिकल है। वही राज्यपाल की हम बात करते हैं कि अध्यादेश जारी करने की जो है कौन सी आर्टिकल है, क्योंकि हमने इस चीज़ को पढ़ा चुके हैं। आर्टिकल 212 और आर्टिकल 213, और कन्फ्यूजन वाली बात करते हैं, आर्टिकल 213, 212, 214 और 221, ठीक है, या 231। आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो काम दिया जाएगा ना। बात करते हैं कि दिल्ली में जो है उपराज्यपाल जो है विधानसभा भंग होने पर जो अध्यादेश जो जारी नहीं कर सकता है। दिल्ली में हम बात करते हैं कि उपराज्यपाल जो है विधानसभा का जो भंग होने पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि विधानसभा का अगर सत्र न चलता है तब क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति की अनुमति पर जो है उपराज्यपाल महोदय जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा का भंग होने पर नहीं जारी कर सकते हैं। ये बातों को आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा कि विधानसभा भंग होने पर जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि विधानसभा केवल राज्य सूची एवं समवर्ती सूची पर ही कानून बना सकती है, न कि संघ सूची पर। ये सभी लोग जानते होंगे, हमें जहाँ तक जानकारी है। 7वीं अनुसूची बात करते हैं कि अधिकृत क्षेत्र पर जो है प्रभाव जो है केंद्र शासित प्रदेश वाला ही समान होता है। यानी कि बात करते हैं कि भविष्य में चलकर अगर भारत जो है कोई ऐसे क्षेत्र जो है अधिकृत करता है, मतलब कि अपने अधीन लेता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जिस तरह से जो है केंद्र शासित प्रदेश पर जो है मतलब शासन प्रशासन चलाया जाता है, उसी तरह जो है अधिग्रहित क्षेत्र पर भी जो है शासन प्रशासन जो है चलाया जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, इसको आप सारी चीज़ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो है स्किप नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में बात करते हैं कि उपराज्यपाल एवं सीएम के बीच अगर किसी भी प्रकार की अगर टकराव होती है, ध्यान देने वाली, किसी प्रकार की अगर टकराव होती है तो उपराज्यपाल क्या कर सकता है, मामला को जो है राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। रिपोर्ट के आधार पर क्या कर सकते हैं, किसकी रिपोर्ट पर, तो उपराज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, यानी संवैधानिक विफलता के कारण जो है राष्ट्रपति जो है उस क्षेत्र में जो है अपना शासन कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि इसको आपको ध्यान से समझिए, और हम ये सब क्या पढ़ाएं उसको हम नहीं मानते हैं, इसको पढ़िए कि दिल्ली में हम बात करते हैं अगर उपराज्यपाल एवं सीएम, जैसे कि अभी हमें केजरीवाल साहब के साथ देखने के लिए मिल रहा है कि हमेशा कुछ ना कुछ जो है विवाद होता है, तो उपराज्यपाल क्या कर सकते हैं कि उस मामला को कहाँ भेज सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। और राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि अगर उनको ऐसा फील होता है या फिर ऐसा एहसास हो रहा है कि हाँ संवैधानिक विफलता हो रहा है, तो फिर वहाँ पर जो है राष्ट्रपति जो है अपना जो है शासन लागू कर सकते हैं। ये बात ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसको आप 2 बार अंडरलाइन कर लेना। ये कैसे बताए 2 बार अंडरलाइन करना, इसको बार बार आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये पीटी क्वेश्चन पीटी से भी पूछा जा सकता है, यहाँ से भी पीटी पूछा जा सकता है, यहाँ से भी पीटी पूछा जा सकता है। तो ध्यान देने वाले कि विधानसभा का सत्र न चलने पर अध्यादेश राष्ट्रपति महोदय के जो है अनुमति पर जारी किया जाता है, न कि विधानसभा के भंग होने पर। अब हम बात करते हैं कुछ केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जो है मामला जो है मतलब कि उस राज्य में हाई कोर्ट नहीं तो अदर में जो है हाई कोर्ट में सुनवाया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि अंडमान निकोबार की हम बात करते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है,
उसका प्रावधान जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश हो, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में हम बात करते हैं कि जो मामला है उसको बात करते हैं पंजाब में जाता है। लक्षद्वीप का जो है मामला जो है केरल हाई कोर्ट में जाता है। वही पुडुचेरी के मामला जो है मद्रास में जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जो कि वीडियो की लास्ट पॉइंट थी। अब इसके ज़्यादा आप जो है यूनियन टेरिटरी के बारे में जो है कुछ पढ़ने की जो है आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी आलोचना तो आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने बुक से रेफरेंस ले सकते हैं। यूनियन टेरिटरी की आवश्यकता क्या है पीछे की वीडियो में हम लोग पढ़ा चुके हैं। ठीक है, देखते हैं कि प्रशासक जो है राष्ट्रपति द्वारा अलग अलग नाम दिया जाता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो वीडियो को हम लोग फिर यहीं पर विराम देते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा के जो है निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि संविधान सभा का निर्माण कैसे कैसे क्या हुआ, फिर संघीय व्यवस्था के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि हम बात करते हैं संविधान निर्माण के। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे हमें गलतियाँ हैं, कहाँ पे हमें सुधार करना पड़ेगा, किस तरह से वीडियो मतलब बनाना चाहिए। इस सभी चीज़ों के बारे में आप हमें बता सकते हैं, इसमें हम सुधार करेंगे या फिर इसमें हम किसी न किसी प्रकार के जो प्रावधान ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।